पंकज जी पूर्णिमा को आज इस तरह चहकते मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे और मनी मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। शाम को अभयंक अपने कहे अनुसार सही समय पर उसे लेने आ गया। अभयंक ने बाहर से ही पूर्णिमा को कॉल कर उसे बाहर आने को कह दिया और इस समय वो अक्ष और देवका जी के साथ बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद वो आई और जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो लगा मानो दुनिया थमसी गई हो। बाहर चलती ठंडी हवाओं का शोर और सुकून बाहर ना होके उसके दिल में उतर गया हो। उसकी कार में चलता हुआ गाना मानो उसके दिल का हाल बयान कर रहा हो। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है। पूर्णिमा उसकी कार के पास आकर खड़ी हुई और विंडो पर नॉक किया, जिसकी आवाज़ से अभयंक कुछ पल को होश में आया और फिर से उसके दिल का हाल वही हो गया। जब कार का गेट खुलने के बाद पूर्णिमा अंदर उसके बाजू वाली सीट पर बैठी तो उसकी खुशबू मानो उसकी सांसों में उतरकर उसकी बेचैनी और बढ़ा गई। वाओ मम्मा, टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अक्ष की चहकती हुई सी आवाज़ आई, जो कि अपनी दादी के साथ कार की पीछे वाली सीट पर बैठा था। ओनली टुडे, पूर्णिमा ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए अक्ष से कहा। नो, एवरी डे यू लुक्स ब्यूटीफुल, बट टुडे इज समथिंग स्पेशल। तद बदमाश, आप चुपचाप बैठो, पूर्णिमा ने हल्के से उसे डांटते हुए कहा। अरे इसने गलत क्या कहा, मेरे बच्चे को ऐसे डांट दिया। सच ही तो कहा इसने, आज कुछ अलग ही लग रही हो तुम। ऐसा क्या खास है आज? क्या माँ, आप भी? पूर्णिमा ने कहा तो देवका जी और अक्ष दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं अभ्यंग की नजरें चोरी छिपे अपनी खूबसूरत पत्नी का दीदार करने में व्यस्त था, जिसका आवाज पूर्णिमा को अच्छी तरह था। दोनों एक बड़े से होटल पहुंचे, वहीं जहां पूर्णिमा और अभ्यंग पहली बार डिनर पर आए थे। अभ्यंग ने अंदर आते हुए अक्ष को बताया था कि उसका ही होटल है और ये जानकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी खुले आसमान के नीचे स्विमिंग पूल की साइड टेबल पर आकर एक साथ बैठ गए। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है, अक्ष ने बैठते ही ऑर्डर दिया। नो आइसक्रीम, डेजर्ट है ना, और डेजर्ट हम कब खाते हैं? अभियान के कुछ भी कहने से पहले पूर्णिमा ने कहा। ओके, अक्ष ने मुंह लटकाते हुए कहा। अभियंग ने उसे अपने पास खींच लिया और उसे दुलारते हुए बोला, हूँ, डोंट बी सैड, डिनर के बाद मैं आपका फेवरेट आइसक्रीम मंगवाऊंगा। ओके? ओके पापा, इस बार अक्ष ने खुश होते हुए कहा। सबने साथ मिलकर डिनर किया और लास्ट में अक्ष ने देवका जी को छोड़कर सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया। देवका जी को इस उम्र में ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती थीं, तो उन्होंने अपने लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन मंगवाया, अर्श के लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम और खुद के लिए और पूर्णिमा के लिए कुल्फ़ी। दादी, हम उस ओर चलें? अक्ष ने देवका जी से एक और दिखाते हुए कहा, जहाँ बच्चों के हिसाब से कुछ झूले वगैरह लगे हुए थे। देवका जी के हाँ कहने के बाद दोनों उस ओर चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ अभ्यंक और पूर्णिमा रह गए। कुल्फ़ी खाते हुए अभ्यंक की निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी, जिस कारण वो अलग सा महसूस कर रही थी। अभ्यंक का उसे इस तरह देखना बुरा तो नहीं लग रहा था, पर अच्छा लग रहा था ये भी मान पाना पूर्णिमा के लिए मुश्किल था। आपको कुल्फी पसंद है? कभी बताया नहीं आपने, अभ्यंक ने उसे देखते हुए कहा। इसमें बताने वाली क्या बात है? पूर्णिमा ने एक स्पून कुल्फी मुंह में रखते हुए कहा। जिससे हम प्यार, इतना कहते हुए वो बीच में ही रुका और फिर अपने शब्दों को सुधारते हुए कहा, पति पत्नी को एक दूसरे की पसंद नापसंद पता होनी चाहिए, अभ्यंग ने कहा। पर पूर्णिमा खामोश ही रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पहली बार जब आपके साथ यहाँ आया था तब से लगा नहीं था कि हमारी कहानी इस मोड़ तक आ जाएगी, अभ्यंग ने दूसरी बात छेड़ी। उस कहानी के राइटर तो आप ही हैं, तो शायद अंजाम से भी परिचित हों। अंजाम तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, सफ़र आपका हाथ थाम शुरू किया तो मंजिल तक भी साथ आपका ही होगा, ये ज़रूर तय कर लिया था। फिर चाहे मेरा साथ मिले या ना मिले, बिल्कुल आपका साथ मिले या ना मिले, पर अब एक चाह जगने लगी है। अभ्यंग ने जैसे ही कहा पूर्णिमा उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखने लगी। आपके साथ की चाह? उसके सवाल को समझते हुए अभ्यंग ने जवाब दिया। पूर्णिमा कुछ कहती या सोच पाती उसके पहले ही अक्ष देवका जी के साथ आ गया और आते ही पूर्णिमा की गोद में समा गया। मम्मा, निन्नी, अक्ष ने अपनी आंखें मीचते हुए कहा। उसे देख अभ्यंग ने उससे चलने को कहा और खुद भी उठकर खड़ा हो गया। लौटते समय अक्ष पूर्णिमा की गोद में ही सो चुका था और देवका जी भी काफी सुस्त लग रही थी। काफी दिनों बाद बाहर आने के कारण वो थोड़ा
अनकंफर्टेबल हो गई थीं और अक्स के साथ उन्होंने भी खूब एंजॉय किया। घर आते ही अभ्यंक ने अक्स को पूर्णिमा की गोद से ले लिया और उसे लेकर उसके कमरे में सुलाने चला गया। वहीं पूर्णिमा देवका जी को साथ लेकर उनके कमरे में आ गई और उन्हें उनकी दवाइयाँ देने लगी। दोनों ही अपनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे, पर एक दूसरे को स्वीकार कर पाना उनके लिए न जाने क्यों कठिन सा था। अक्स को सुलाने के बाद अभ्यंक कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज कर बिस्तर पर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था। तभी पूर्णिमा कमरे में आई। एक नज़र अभ्यंक को देखकर अपनी अलमारी से अपने लिए कपड़े ढूंढती हुई बोली, बिस्तर पर लिटाते समय जगह तो नहीं? नहीं, गहरी नींद में था तो आराम से सो गया, अभ्यंक ने जवाब दिया। हाँ, दक्षु सो गई थी। हाँ, वो भी सो चुकी थी। उसे भी लेकर आना चाहिए था आपको। बेचारी छोटी सी बच्ची का दिल दुख गया होगा। पूर्णिमा ने अपने होठों के पाउट बनाते हुए कहा। वो इस समय अभ्यंक को बहुत क्यूट लग रही थी। अभ्यंक ने बिस्तर से उठते हुए कहा, दी ने नहीं जाने दिया। मैंने तो बहुत कहा था। इतना कहते हुए वो भी अपनी अलमारी के पास आया और उसमें से एक बॉक्स जैसा निकाला। पूर्णिमा ने भी अपने कपड़े निकाल लिए और वहां से बाथरूम की ओर जाने लगी। तभी अभ्यंक ने कहा, रुकिए। उसकी आवाज़ सुनकर पूर्णिमा रुक गई और उसकी ओर घूमकर बोली, जी। अभ्यंक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को वहीं पास की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। फिर पूर्णिमा के हाथ से उसके कपड़े लेकर भी बिस्तर पर रख दिए। इस बीच पूर्णिमा उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो करना क्या चाहता है। कपड़े रखने के बाद अभ्यंक ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा बॉक्स उठाया और उसे खोलकर उसमें रखे सामान को निकालने लगा। पूर्णिमा ने देखा उसमें लाल और सुनहरे रंग की बहुत ही खूबसूरत सी चूड़ियां हैं। अभ्यंक ने कुछ चूड़ियां अपने एक हाथ में ली और दूसरे हाथ से पूर्णिमा की कलाई थामकर उसे चूड़ियां पहनाने लगा। ये आप क्या? पूर्णिमा ने कुछ बोलना चाहा तो अभ्यंक ने एक हाथ की तर्जनी उंगली उसके होठों पर रख उसे चुप करा दिया। अभ्यंक तो बस उसे चूड़ियां पहनाने की धुन में मगन था, पूर्णिमा की हालत से पूरी तरह अनजान। अभ्यंक की उंगली जो उसके होठों को छूकर आई थी, उस स्पर्श से पूर्णिमा का रोम रोम जैसे सिहर उठा। धड़कनें अपनी सामान्य गति छोड़कर तेज हो चुकी थीं। एक अलग सा और नया सा एहसास उसे भिगोकर चला गया। वो उसी एहसास में डूबी हुई अपनी आंखें बंद कर उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि तब तक अभ्यंक ने उसकी दोनों कलाइयों में चूड़ियां पहना दी। अभ्यंक ने उसे खोया हुआ सा देखा तो उसके सामने चुटकी बजाई, जिसकी आवाज़ से पूर्णिमा जैसे होश में आई। क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं, पूर्णिमा ने झेप कर इधर उधर देखते हुए कहा। कैसा लगा? अभ्यंक ने उसकी चूड़ियों पर हाथ फेरते हुए पूछा। इट्स सो ब्यूटीफुल, पूर्णिमा ने खुश होते हुए कहा। उसकी खुशी देखकर अभ्यंक भी खुश हुआ। है ना? मुझे बहुत ही पसंद आए, पर सोच रहा था आपको पसंद आएगा या नहीं। बहुत खूबसूरत है। किसके लिए लाए आप? पूर्णिमा का यह सवाल सुनकर अभ्यंक को लगा कि वो अपना सिर दीवार पर जाकर पीट ले। उसने चिढ़ते हुए कहा, पड़ोसी के लिए? हे, किस पड़ोसी के लिए? और पड़ोसी का सामान है तो उसे देना चाहिए ना। आप यहाँ क्यों लेकर आ गए? रख दो, कल सुबह जाकर दे आऊँगा, अभ्यंक ने फिर से चिढ़ते हुए कहा और चिढ़ से बनाता हुआ जाकर वापस से बिस्तर पर बैठ गया। पूर्णिमा आईने की ओर घूमकर बैंगल बॉक्स ठीक करने का नाटक करती हुई मुस्कुरा रही थी। इस वक्त उसकी खुशी ठीक वैसी थी जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाकर खुश होता है। पूर्णिमा अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही थी और उसका ध्यान आईने में उभरी अपनी छवि पर नहीं गया, जिस पर अभ्यंक की नज़र पड़ चुकी थी और उसे समझते देर भी नहीं लगी कि पूर्णिमा उसे चिढ़ा रही है। पूर्णिमा ने चूड़ियों को उतारना शुरू ही किया था कि अभ्यंक ने आकर उसकी कलाई पकड़ ली तो पूर्णिमा ने उसकी ओर देखा, ऐसे जैसे पूछना चाह रही हो, अब क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं आते आपकी ये खाली सी और सूनी कलाई, स्पेशली जब आप साड़ी में होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट सा गया है या कुछ कमी रह गई है। ये कलाई आपकी है, पर चूड़ियाँ पहनाने का अधिकार हमारा है। यह हमारा लाया प्रीत का नजराना आपका है। अभ्यंक ने उसकी आंखों में झांका और कहा, ना समझ इतने तो नहीं है आप, है मेरे हजूर, कि प्रेम का यह नजराना किसी और के नाम लिख दें। अभ्यंक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर थोड़ा झुककर उसने उसके दूसरे गाल पर प्रेम भरा चुम्बन जड़ दिया। फिर उससे हल्का दूर होकर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, सुबह यह वाला गाल रह गया था, गुड नाइट।
इतना कहकर वो मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर जाकर लेट गया और पूर्णिमा तो बस उसके अधरों के एहसास में खोई वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदल कर आई तो नजर अभ्यंग के चेहरे पर पड़ी, जो उसे गहरी नींद में सोता हुआ दिखा। उसने अपने कमरे का लाइट ऑफ किया और बिस्तर पर अपनी जगह पर आकर लेट गई। वो नींद के आगोश में जाती कि उससे पहले ही उसे अपनी कमर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। झटके से उसने अपनी आंखें खोली और पलट कर देखा तो अभ्यंग का बायां हाथ उसकी कमर पर था और वो खुद बिल्कुल उसके करीब। पूर्णिमा कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही अभ्यंग ने कहा, कुछ मत कहिए, सो जाइए आराम से। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर में वो खुद गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा को भी यह सोचते सोचते ही नींद आ गई कि वो अभ्यंग की बाहों से छूटे कैसे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। अभ्यंग हर दिन थोड़ा थोड़ा पूर्णिमा के करीब जाने की कोशिश करता और जब इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी पूर्णिमा की ओर से कोई रिस्पांस न मिलने पर उसे निराशा होने लगी थी। उधर कशिश और आधार के बीच कोल्ड वॉर जारी था, पर कैट फाइट बंद थी क्योंकि कल उनका फैशन शो होने वाला था, जिसमें दोनों जी जान लगाकर काम में लगे थे। लाख कोशिश के मना करने के बाद भी आधार ने अपना सबसे खास डिजाइन रिप्रेजेंट करने के लिए सोना को ही साइन कर लिया, जिसके लिए वो आधार से कुपित थी, पर उसके कारण फैशन शो में कुछ बिगड़ ना जाए इसलिए चुपी थी। पर उस सोना पर उसकी पैनी नजर हर वक्त होती थी। तुझे प्रॉब्लम क्या है इसे? हर वक्त उसे घूरती क्यों रहती है? आधार सर से चिपकने से तुझे कहीं जलन तो नहीं होती? प्रीति ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा। वाट? जलन? और मुझे? उस कुपोषित छिपकली से? वो भी उस अड़ियल के लिए? हूँ, उससे जले मेरी जूती। कशिश ने अपनी नजर उस लड़की सोना पर जमाए हुए कहा, जो इस समय भी अपनी छिछोड़ी हरकतों से आधार को रिझाने में व्यस्त थी। तुझसे तो बात ही करना बेकार है, प्रीति ने मुंह बनाते हुए कहा। पता है तुझे, मुझे ना इस कुपोषित छिपकली के इरादे ठीक नहीं लगते। कशिश ने प्रीति की बात को पूरी तरह इग्नोर कर अपनी नजरों सोना पर और गहरी करते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या किया इसने? प्रीति ने भी अपनी नजरें उस पर जमाते हुए पूछा। वही तो बात है कि इसने कुछ किया नहीं अब तक, कशिश ने कहा। मतलब? प्रीति ने पूछा। उसे कशिश की निगाहें उसके सक्कों और गहराती हुई सी लगी। मैं ना जब भी इस कुपोषित छिपकली को देखती हूँ, मुझे उससे अच्छे वाइब्स नहीं आते। तो तू सर को बताती क्यों नहीं है? क्या बताऊं? उस सकड़ू के सिर पर इस मेकअप की दुकान का जादू जो चढ़ा है। फिर तो उसने कुछ गड़बड़ करनी चाहिए तो मैं उसकी चटनी बना दूंगी। मेरी मेहनत को यूं ही किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। गुड, और इसमें मैं तेरे साथ हूँ, प्रीति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। इधर शाम के समय घर में आज सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते हुए चाय का लुत्फ ले रहे थे। आज पूर्णिमा ने छुट्टी ली थी किसी पर्सनल काम के लिए और अभ्यंग भी आज जल्दी ही घर आ गया था। सभी बातों में मशगूल थे कि तभी अंशिका वहां आई। उसके चेहरे से झलक रहा था कि आज वो बहुत खुश है। उसने आते ही सबको बताया, कल दक्ष इंडिया वापस आ रहे हैं। उसके इतना कहते ही दक्षिता खुशी से उछल पड़ी, ये कहती हुई, पापा आ रहे हैं, कल मेरे पापा आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर अभय जी खुश हुए। बाकियों के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी, पर लतिका जी को तो कुछ ज्यादा ही खुशी थी। वहीं अभ्यंग के चेहरे के भाव कठोर हो चले। वो वहां से उठकर अपने कमरे की ओर चल दिया। वहीं उसे इस तरह बिना कुछ कहे जाता हुआ देखकर अंशिका के चेहरे पर जहां अब तक खुशी थी, वहां उदासी ने अपनी जगह बना ली। पूर्णिमा दोनों का ही रिएक्शन नोटिस कर रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी अपनी चाय को उठाकर घूंट भरने लगी। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा अपने कमरे में आई तो अभ्यंग सोफे पर बैठा, पीछे की ओर सिर टिकाए, अपनी आंखें मीचे, अपने एक हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से अपने माथे को दबा रहा था। पूर्णिमा दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके सिर में बहुत दर्द है। क्या हुआ, सिर में दर्द है? पूर्णिमा ने उसके पास आते हुए पूछा। हाँ, जरा सा हेडक हो रहा है। अभ्यंग ने आंखें खोल एक नज़र उसे देखा, फिर कहा, कोई दवा लिया आपने? नहीं, मैं दवाइयाँ अवॉइड ही करता हूँ। बाम लगा दूँ? सही हो जाएगा अपने आप, थोड़ा रेस्ट करूँगा तब, अभ्यंग ने कहा। तो इस बार पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप ड्रॉर के पास गई। वहां से उसने मेडिसिन बॉक्स निकाला और फिर उसमें से बाम की डिबिया निकालकर उसके पास आकर सोफे के पीछे खड़ी हो गई।
अभ्यंग का हाथ उसने सिर से हटाया और उसके सिर पर बाम लगाने लगी। रहने दीजिए, सही हो जाएगा अपने आप। अभ्यंग ने ऊपरी मन से उसे मना किया, क्योंकि बाम लगाने से उसे राहत तो मिल रही थी। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए, पूर्णिमा ने उसे कहा। उसके कहने में आज अभ्यंग को अधिकार महसूस हो रहा था, और पता नहीं वो बाम से मिला आराम था या पूर्णिमा की बातों का, कि उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो चुका था। उसका सिर एक और लुढ़कने लगा, तो अपने हाथ का सहारा देकर पूर्णिमा ने जल्दी से उसे संभाला। वो वैसे ही उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगाए आगे आई और अभ्यंग के बिल्कुल पास बैठकर उसके सिर को अपने कंधे से टिका दिया। अभ्यंग की गहरी सांस की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। उसकी आती जाती सांसों की खुशबू उसके रोम रोम को जैसे महका गई। एक अलग से एहसास ने जैसे करवट ली। पूर्णिमा ने भी इन एहसासों को दरकिनार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, और फिर उसे भी नींद आ गई। दोनों सोफे पर बैठे हुए एक दूसरे की पनाह में आराम से सो रहे थे। अक्ष और दक्षिता खेलते कूदते वहां आए तो दोनों को ऐसे सोता देख हंस पड़े। अक्ष ने दक्षिता को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोला, चुप कर दक्षु, मम्मा पापा की नींद खराब हो जाएगी। देखो वो कितने आराम से सो रहे हैं। उसके मना करने पर दक्षिता चुप हो गई, पर अचानक ही उसका चेहरा खिल गया और दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने अक्ष के कान में कुछ कहा तो अक्ष भी खुश हो गया। वो धीरे धीरे चलकर वहां आए जहां अभ्यंक और पूर्णिमा बैठे सो रहे थे। अक्ष ने वहीं पास में रखे पूर्णिमा के फोन को उठाया और दोनों ने मिलकर अभ्यंक और पूर्णिमा के 3-4 फोटो ले लिए और फिर दबे पांव दोनों कमरे से बाहर चले गए। रात के समय जब अभ्यंक की नींद खुली तो उसने देखा पूर्णिमा उसके कंधे से सिर टिकाए सो रही थी। सोते हुए न जाने कब पूर्णिमा के कंधे से अभ्यंक का सिर हट गया और अभ्यंक के कंधे पर उसका सिर टिक गया। इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। अभ्यंक की नींद खुली तो उसने घड़ी में देखा, जो रात के 8:30 बजा रही थी। अभ्यंक ने पूर्णिमा को जगाया। पूर्णिमा उठिए, प्लीज सोने दीजिए ना अभ्यंक जी, पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक थोड़ी देर चुप होकर उसे देखने लगा। उसका इस तरह जिद करना उसे अच्छा लग रहा था, पर रात हो चुकी थी और अब डिनर का भी समय होने वाला था। वो दोनों शाम से ही कमरे में आए और घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। ये ख्याल दिमाग में आते ही उसने फिर से पूर्णिमा को जगाया। पूर्णिमा, उठ जाइए, रात के 8:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में डिनर भी लग जाएगा और हम दोनों शाम से ही कमरे में हैं। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। अभ्यंग ने जैसे ही इतना कहा उसकी नींद तो जैसे गायब हो गई। वो उठकर सीधे बाथरूम की ओर भागी। उसे इस तरह भागता देख अभ्यंग को हंसी आ गई। थोड़ी देर में फ्रेश होकर जब दोनों नीचे आए तो सब उसे देखकर मुंह दबाए हंस रहे थे, पर दोनों ने कुछ खास ध्यान न देते हुए डिनर करना शुरू किया। तभी आधार की आवाज आई। नींद पूरी हो गई लव बर्ड्स की। इतना सुनते ही अभ्यंग की दोनों भौहें जुड़ गईं और उसने घूर कर आधार को देखा। मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो, आप दोनों सो ही रहे थे ना, इसलिए पूछा। आधार ने कहा तो इस बार अंशिका हंस पड़ी। पूर्णिमा और अभ्यंग ने देखा तो सबके चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कान थी, जो दोनों को ही अलग लगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर हुआ क्या है। वैसे अभी तुम दोनों रात को क्या करने वाले हो? अंशिका ने अपना डिनर करते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। मतलब? अभ्यंग ने चौंक कर पूछा। मतलब नींद तो बैठे बैठे पूरी हो गई, अब रात को जगराता करने का प्लान है या फिर? इतना कहकर हंसिका चुप हुई तो एक बार फिर सभी अपना चेहरा झुकाए हंसने लगे। अभ्यंग सभी को देखकर खींचते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, जब से हम आए हैं आप लोग हमें देखकर मुंह दबाए हंसे जा रहे हैं, क्यों? बात क्या है आखिर? तभी पूर्णिमा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे इशारे से बैठने को कहा, पर अभ्यंग तो ठहरा अभ्यंग। उसने पूर्णिमा के इशारे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आधार को घूरने लगा। मुझे क्यों घूर रहे हो? आधार ने अभ्यंग से पूछा। सीधे सीधे बता दो क्या बात है, वरना सोच लेना क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। अभ्यंग ने चिढ़न के साथ आधार को धमकाया। मैंने क्या किया? मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं आप? एक बार भाभी की बात तो सुन लीजिए, कब से इशारे से आपको कुछ समझाना चाह रही हैं। आधार ने पूर्णिमा की ओर इशारा करते हुए बताया। इस समय भी उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसकी बात सुनकर अभ्यंग ने पूर्णिमा की ओर देखा, जो रोनी सूरत बनाए उसे ही देख रही थी। अभ्यंग ने इशारे से ही
आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या हुआ। तो पूर्णिमा ने उसे एक और इशारा किया जहाँ बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, जिस पर उन दोनों की सोफे पर बैठकर सोने वाली तस्वीर फ्लैश हो रही थी। यह देखकर अभ्यंग की आंखें बड़ी हो गईं। उसने फिर से आधार को घूरा और कहा, यह सब क्या है? तुमने ली ना ये तस्वीरें? भाई, भाई, आपकी सुई घूम फिरकर मुझ पर ही क्यों आती है? क्योंकि ऐसे काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अभ्यंग ने सीधा सा जवाब दिया। इस बार आप गलत हैं भ्राता श्री, क्योंकि अब इन शरारतों को करने के लिए मैं अकेला नहीं रहा इस घर में। अब मेरी भी टीम बन गई है और मेरे पावर्स भी दुगने हो गए हैं, आधार ने इतराते हुए कहा। पर अभ्यंग का उसे घूरना अब भी जारी था। इस बार की शरारत मेरी नहीं, मेरे नए टीम मेंबर यानी कि आपके सुपुत्र और आपकी भांजी की है। आधार ने अक्षय और दक्षिता की ओर इशारा करते हुए कहा, जो फिलहाल किसी बहुत ही शरीफ बच्चे की तरह चुपचाप बैठे डिनर कर रहे थे। अक्षु, आपने किया ये सब? इस बार पूर्णिमा ने उसे डांटते हुए पूछा। पर यह आइडिया दक्षु का था, अक्ष ने दक्षिता की ओर इशारा करके कहा। तो अब पूर्णिमा के साथ साथ अभ्यंग की नजर भी उस पर गई। नहीं मामी, आइडिया मेरा था, पर किया इसने है। दक्षिता ने भी अपना बचाव किया। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी शरारत नहीं करते, पूर्णिमा ने हल्के से दोनों को डांटते हुए कहा। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए पूर्णिमा ने बाम लगाया तो मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद अभ्यंग ने अपनी सफाई दी तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन इस बार की हंसी में पूर्णिमा और अभ्यंग की भी हंसी शामिल थी। रात के 10 बजे दोनों घर की छत पर खड़े थे। छत पर रखे गमलों में लगे फूलों के पौधे और उन पौधों पर खिले फूलों से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बादल घिर आए थे, पर बूंदें अभी उन बादलों के आगोश में समाई हुई थी। ऊपर से बहती ठंडी ठंडी बयार मन को आनंदित कर रही थी। थैंक यू, अभ्यंग ने पूर्णिमा से कहा, जो उसके पास ही खड़ी इस सुखद और रमणीय मौसम का आनंद ले रही थी। थैंक यू किस लिए? पूर्णिमा ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखकर पूछा। बाम लगाने के लिए। सिर दर्द जैसे गायब ही हो गया, अभ्यंग ने शांत लहजे में कहा। हाँ, और आपकी सिर दर्द के साथ हमारी नींद भी, पूर्णिमा ने कहा। तो उसकी इस बात पर दोनों ही एक साथ हंस पड़े। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है ना? कुछ देर बाद पूर्णिमा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हाँ, अभ्यंग ने बस इतना सा ही जवाब दिया। फिर दोनों ओर खामोशी छा गई। अभी कुछ 5 मिनट ही बीते होंगे कि बारिश की रिमझिम फुहारें शुरू हो गईं। ओह, बारिश शुरू हो गई, चलिए नीचे चलते हैं। इतना कहकर पूर्णिमा दौड़कर दरवाजे के पास आ गई। लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि अभ्यंग नहीं आया तो उसने पलट कर देखा। अभ्यंग अब भी वैसे ही खड़ा था। मिस्टर ओबराय, क्या हुआ? चलिए, पूर्णिमा ने वहीं से आवाज दिया। पर अभ्यंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो कुछ देर रुककर उसे देखकर समझने की कोशिश करने लगी कि अभ्यंग आ भी नहीं रहा और ना ही कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। उसने देखा कुछ ही मिनटों में बारिश बहुत तेज हो गई, तो उसने फिर से उसे आवाज लगाया। अभ्यंग जी, बारिश तेज हो गई है, आ जाइए। इस बार भी अभ्यंग ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी दोनों हथेलियों से रेलिंग को थामे वो यूं ही खड़ा रहा। पूर्णिमा को अब उसकी चिंता होने लगी, तो भीगने से बचने की कोशिश करती हुई तेज कदमों से अभ्यंग के पास पहुंची और उसकी हथेली थाम उसे लगभग खींचते हुए बोली, चलिए, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों भीग रहे हैं? बीमार हो जाएंगे आप, पूर्णिमा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। बारिश की तेज आवाज में उसकी तेज आवाज भी दबकर कम ही लग रही थी। अभ्यंक उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी किसी से प्यार हुआ है आपको? जी, क्या कह रहे हैं आप? पूर्णिमा ने अजीब नजरों से उसे देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि इस समय यह सवाल क्यों। अभ्यंक की आवाज फिर से आई, बोलिए, प्यार हुआ है कभी किसी से? इस बार पूर्णिमा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं। उसकी ना सुनकर अभ्यंक के दिल में एक दर्द सा उठा, जो उसके चेहरे से भी झलक गया। उसे चुप देख पूर्णिमा ने फिर से पूछा, इस समय यह सवाल क्यों? उसका सवाल सुनकर अभ्यंक हंस पड़ा और बोला, जानकर क्या करेंगी आप? भाई, जो आप कर रहे हैं अपने सवाल का जवाब जानकर, पूर्णिमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो उसने अपनी नजरें फेर लीं। बोलिए, अचानक इस वक्त ये सवाल क्यों? पूर्णिमा ने उसकी बाजू पकड़ अपनी ओर करते हुए कहा, क्योंकि जो इश्क करता है उससे ये बारिश बीमारियां नहीं लगती, रिमझिम फुहारें लगती हैं, जिसमें भीगकर इंसान हर बूंद को महसूस करता है, हर बूंद से इश्क करता है, अपने इश्क को, अपने प्रेमी को अपने पास चाहता है। दिल में एक एहसास जागता है
कि अपने प्रेमी को अपने सीने से लगाकर इस बारिश में जी भरकर प्यार करें, इस बारिश के साथ वो प्रेम की बारिश में भीग जाएं। पर यह सब आप नहीं समझ पाएंगी। समझ पाती अगर किसी से इश्क किया होता। इतना कहकर वो दूसरी ओर घूमकर वहां से जाने लगा। आप किसके इश्क में भीगना चाहते हैं? पूर्णिमा के सवाल ने उसके कदम रोक लिए। अभ्यंग क्यों ही खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो पूर्णिमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बोलिए, जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं आपको मोहतरमा? सब कुछ जानकर अनजान बनना कोई आपसे सीखे। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पूर्णिमा ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहा। और जब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ तो फिर जानना क्यों है? इस बार उसकी आवाज में कुछ रोज झलका था उसे। पत्नी हूँ आपकी, इसलिए जानना है। पूर्णिमा ने कहा। आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर बयान कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप आज मुझसे झगड़ने के मूड में हैं। अफसोस कि मैं किस मूड में हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर जानबूझकर अनजान बनती हैं। इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं आप, समझ ना आए मेरी बातें? ऐसा हो नहीं सकता। अब इसमें मेरे प्रोफेशन की बात कहाँ से आ गई? झगड़ने के मूड में फिलहाल आप मुझे लग रही हैं। आप मुझे बातों में बस उलझा रहे हैं तब से। मैं तो आपको कहीं और उलझाना चाहता हूँ, पर आपने तो दिल और दिमाग दोनों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। देखिए, अब भी आप वही कर रहे हैं। पूर्णिमा ने चिढ़कर कहा तो अभ्यंग क्यों ही मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। उसे मुस्कुराता देख पूर्णिमा ने चिढ़कर कहा। आप भीगते रहिए, मैं जा रही हूँ सोने। आपके चक्कर में मैं भी भीग गई। इतना कहकर पूर्णिमा जाने को हुई कि अभ्यंग ने उसकी कलाई थामकर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सीधे उसके सीने से आ लगी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर बिखर कर आधे से ज्यादा ढक चुके थे। बारिश का पानी चेहरे पर गिरने से आंखें फड़फड़ा रही थीं। अभ्यंग के एक हाथ ने उसकी कमर को थाम उसे खुद के और करीब कर लिया। उसके इतने करीब आ जाने से पूर्णिमा के शरीर में होती कपकपाहट उसे साफ महसूस हो रही थी। पूर्णिमा के दोनों हाथ उसके सीने पर आ ठहरे। अभ्यंग अपने होंठ उसके कान के पास ले गया और धीरे से बोला। सच में जानना चाहती हैं कि मैं किसके इश्क की बारिश में भीगना चाहता हूँ? पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थीं, सांसें तेज हो गईं, और ये सब अभ्यंग अच्छे से महसूस कर पा रहा था। बोलिए, अभ्यंग ने फिर से अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर कहे तो उसके होंठ हल्के से उसके कान को छू गए, जिससे एक सिरन सी दौड़ गई उसके पूरे बदन में। पल भर को आंखें बंद हो गईं, होंठ थरथराकर रह गए। बोलिए, बता दूं? अभ्यंग ने फिर से पूछा तो उसकी गर्म सांसें उसके भीगे बदन की सिरन को और बढ़ा गईं। न जाने क्यों, पर उसने अपनी पलकें झुकाकर नामे गर्दन हिला दी। यह देखकर अभ्यंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखिए मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। अभ्यंग ने हंसते हुए ये दो लाइनें कहीं और फिर बिना देर किए अपने होठों से उसके थरथराते होठों को शांत कर दिया। इतने दिनों से उसकी शांत स्वभाव के पीछे छुपी उसकी तड़प, उसकी बेसब्री और जाहिर इश्क वो एक साथ सब जता रहा था। पूर्णिमा के दोनों हाथों ने अब अभ्यंग की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वो अभ्यंग से अपनी कोई भी भावना जाहिर तो नहीं कर रही थी, न गुस्सा, न नफरत, न बेबसी, न जिद और न प्यार। वो शांति और महसूस कर रही थी अभ्यंग के हर एहसास को जो सिर्फ उसके लिए थे। थोड़ी देर बाद जब अभ्यंग उससे अलग हुआ तो अपने माथे को उसके माथे से जोड़कर गहरी सांसें लेने लगा, और यही हाल पूर्णिमा का भी था। वो भी लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ समय बाद जब उसकी सांसें स्थिर हुईं तो अभ्यंग ने कहा। जवाब मिल गया होगा अब आपको आपके सवाल का, और उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। इतना कहकर उसने पूर्णिमा को छोड़ दिया और कुछ पल उसे देखने के बाद वहां से चला गया। पूर्णिमा यूं ही खड़ी रही। बारिश अब शांत हो चुकी थी। शायद जिसे इश्क में भीगना था वो आज भीग चुका था। उसके पांव जैसे अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जान निकाल ली हो पैरों की। दिल दिमाग सबने काम करना बंद कर दिया था। लगभग 20 मिनट बाद वो खुद को संवारती हुई नीचे आई और अपने कमरे के पास आकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर तक वो यही सोचती रही कि वो कमरे में कैसे जाएगी, अभ्यंग मिला तो उसका सामना कैसे करेगी। इसी उधेड़बुन में वो वहीं खड़ी रही। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो।
उसने अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाया पर उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर अपनी हालात का उसे ध्यान आया। उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े पूरे गीले होकर शरीर से चिपक चुके थे और अब तो ठंड का भी एहसास होने लगा उसे। अपनी हालत देखकर उसने हिम्मत की और कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसने देखा अभ्यंग कमरे में नहीं है। उसने बाथरूम की ओर देखा तो बाथरूम का डोर भी बाहर से ही लॉक था। फिर एक नज़र उसने बालकनी की ओर डाला तो वहां भी उसे कोई नहीं दिखा। उसने सुकून से एक गहरी सांस ली और अपने कपड़े निकालकर उसे लिए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आने के बाद उसने अपने आप को आईने में देखा। खुद की नज़र जब अपने होठों पर पड़ी तो शर्म से नजरें झुक गईं। उसने फिर बिना देर किए अपने कपड़े बदले और कमरे में आ गई। अब उसे छींकें आने लगी थीं। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 हो रहे थे। उसने घड़ी से नज़र हटाई और एक बार फिर से पूरे कमरे से लेकर बालकनी तक अपनी नजरें घुमाई, इस उम्मीद में कि शायद अब अभ्यंग कमरे में आ गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकली और सीधा रसोई में गई। वहां जाकर उसने अदरक लौंग वगैरह लिया और 2 कप काढ़ा बनाने लगी। काढ़ा बनाने के बाद उसे लेकर वो कमरे में आई, पर अभी अभ्यंग उसे वहां नहीं मिला। वो अब थोड़ी निराश हो गई। फिर उसे लगा शायद ऑफिस का कुछ काम हो तो स्टडी रूम में गया होगा। यह सोचकर उसने अभ्यंग के लिए लाया हुआ काढ़ा उसके साइड से उसके बेड के पास ढककर रख दिया। फिर अपना काढ़ा पीने लगी। काढ़ा पीने के बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई। अब नींद से आंखें भी बोझल होने लगीं तो अपनी जगह पर जाकर वो चुपचाप लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। सुबह के 7 बजे पूर्णिमा की आंख खुली। घड़ी में समय देखा तो उछलकर बेड से उठी। एक बार फिर उसने अभ्यंग को ढूंढा पर वो नहीं दिखा। काढ़ा भी वैसे का वैसा ही रखा रह गया। वो मायूस हुई पर ऑफिस जाना था तो ज़्यादा कुछ और न सोचकर सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर में वो अपने ऑफिस के गेटअप में तैयार थी, पर इस बीच वो ये सोचती रही कि आज उसके फ़ोन का अलार्म बजा नहीं, या फिर वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे अलार्म की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। वो कमरे से बाहर नीचे आई तो सामने से उसे आधार आता हुआ दिखा, जो शायद वॉक करके आ रहा था, क्योंकि इस समय वो ट्रैक सूट में था और उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। आधार की भी नज़र पूर्णिमा की ओर पड़ चुकी थी। उसने अंदर आते हुए हंसकर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। पूर्णिमा ने बनावटी हंसी के साथ उसका रिप्लाई किया। उसने आधार से पूछा, आपके भैया कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। हमारे भैया तो अब आपके सैया हैं, तो उनका पता आपको अच्छे से पता होगा, आधार ने मजाक करते हुए कहा। पर फिर पूर्णिमा को कहीं खोया खोया सा देखकर बोला, भैया ऑफिस के लिए निकल गए, जस्ट अभी अभी निकले जब मैं अंदर आ रहा था। ओ, पूर्णिमा ने कहा, फिर वहां से जाने लगी। कुछ बात है क्या भाभी? आधार ने उसे परेशान सा देखकर पूछा। नहीं तो, पूर्णिमा ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की हंसी सजाते हुए कहा। तो आप परेशान क्यों लग रही हैं? कोई लड़ाई हुई है क्या भैया से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं आज लेट उठी तो सुबह मिल नहीं पाई उनसे, बस इसलिए। कल रात भैया मेरे कमरे में आए थे, वहीं थे रात भर, जुकाम से परेशान थे, शायद बारिश में भीग गए थे वो। आधार ने उसे देखते हुए ये सब कहा। शायद वो पूर्णिमा के चेहरे के भाव पढ़ना चाहता था। वहीं उसकी बात सुनकर पूर्णिमा कुछ बोल नहीं पाई, और बोलती भी तो क्या बोलती। उसे यूं चुप देखकर आधार ने भी अब आगे कुछ और बोलना ठीक नहीं समझा, और फिर उस बात को वहीं ख़त्म करते हुए बोला, चलिए नाश्ता करते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और साथ ही पूर्णिमा भी। थोड़ी देर बाद अंशिका आई तो उसके साथ एक अनजान आदमी था, जिसे देखकर पूर्णिमा के कदम ठहर गए। अंशिका ने उसे देखा तो मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बोली, इनसे मिलो पूर्णिमा, यह है मेरे पति मिस्टर दक्ष प्रजापति, और दक्ष, यह है अभी की पत्नी पूर्णिमा। अंशिका ने दोनों को मिलवाया। इन्हें कौन नहीं जानता, जानी मानी हस्ती है ये। हेलो। इतना कहकर दक्ष ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो पूर्णिमा ने हाथ ना मिलाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। तो फिर दक्ष को भी अपने हाथ जोड़ने पड़े। लेकिन ये तो आज आने वाले थे, पूर्णिमा ने अंशिका से सवाल किया। अंशिका को जवाब देती उसके पहले ही दक्ष ने अंशिका के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराकर कहा, आने वाला तो आज था, पर कल रात को ही आकर बीबी को सरप्राइज दे दिया। उसकी बात पर अंशिका ने हंसकर स्वीकृति दी तो पूर्णिमा भी थोड़ी सी हंसी अपने होठों पर लाते हुए मुस्कुरा दी। आइए चलकर नाश्ता कर लीजिए सभी लोग, अंशिका ने कहा
तो सभी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। क्या बात है बेटा, आज चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है, तबीयत सही नहीं है क्या? देवका जी ने पूर्णिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, पूर्णिमा आज काफ़ी बुझी बुझी सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? देवका जी के सवाल का जवाब पूर्णिमा दे पाती उससे पहले ही अंशिका ने भी सवाल कर दिया। अब बारिश में भीगने के बाद थोड़ी तबीयत तो इधर उधर हो ही जाती है। दक्ष ने कहा तो सभी हैरान और सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। मई पूर्णिमा ने लगभग उसे घूरते हुए उससे पूछा, आपको कैसे पता कि मैं बारिश में भीग रही थी? जब पूर्णिमा ने सवाल किया तब जाकर दक्ष को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। फिर उसने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, पता नहीं, पर मैंने तो जस्ट अंदाजा लगाया। रात को जब मैं आया था तब बारिश हो रही थी ना, इसलिए। सबने उसकी बात का यकीन कर लिया, पर पूर्णिमा के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। फिर भी उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और चुप ही रही। आज अभ्यंक पहले ही ऑफिस निकल गया था, तो आधार ने उससे कहा कि आज वो उसे उसके ऑफिस ड्रॉप कर देगा। इसलिए आज पूर्णिमा आधार के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। अभय जी अकेले ऑफिस के लिए निकल गए। दक्ष ने भी अंशिका से कहा कि उसे ऑफिस सब सेटअप देखना है, तो वो भी बाहर जा रहा है और शाम तक आएगा। अब घर में सिर्फ देविका जी, अंशिका और लतिका जी ही रह गईं। आधार, पूर्णिमा ने कहा। हाँ भाभी। आधार ने ड्राइविंग करते हुए उसे एक नज़र देकर कहा। मुझे वो पूर्णिमा को कुछ कहना था, पर वो कह नहीं पा रही थी। भैया से मिलना है? ऑफिस जाना है उनके? आधार ने हंसते हुए पूछा। तो पूर्णिमा हैरान नजरों से उसे देखने लगी। इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सुबह से आपका चेहरा उतरा हुआ है, भैया से भी मिलना नहीं हुआ, तो जस्ट मैंने गैस किया। आधार ने कहा तो पूर्णिमा हंसकर रह गई। थोड़ी देर बाद आधार ने पूर्णिमा को अभ्यंक के ऑफिस ड्रॉप किया और खुद वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसका फैशन शो बिल्कुल पास था, इसलिए उसे तैयारियां भी करनी थी। पूर्णिमा अभ्यंक के ऑफिस के अंदर आई तो सभी उसे ही देख रहे थे। आज वो पहली बार अभ्यंक के ऑफिस आई थी। अभ्यंक का ऑफिस बहुत बड़ा था और अभ्यंक का केबिन भी उसे नहीं पता था, इसलिए वो सीधा रिसेप्शन पर आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहचाना तो सही, पर न्यूज एंकर के तौर पर, ना कि अभ्यंक की वाइफ के तौर पर। इसे देखते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे मिस्टर अभ्यंक से मिलना है। पूर्णिमा ने बस इतना ही कहा। ओके मैम, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है उनके साथ? नहीं, वो मैं। पूर्णिमा ने कुछ बोलना चाहा, पर उसे बीच में ही टोकते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आई एम सॉरी मैम, बट मैं आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकती। सर की सख्त हिदायत है कि किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर न जाने दिया जाए। एक्सक्यूज़ मी, आज यहाँ कोई बतौर जर्नलिस्ट नहीं आई हूँ। मुझे उनसे मिलना है बिकॉज आई एम हिज वाइफ। पत्नी हूँ मैं उनकी। इस बार पूर्णिमा ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। पूर्णिमा ने जैसे ही अपना रियल इंट्रोडक्शन दिया अभ्यंक के साथ, वो झटके से उठ खड़ी हुई और बोली, आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि सर की शादी आपसे हुई है। मैं अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ उन्हें। इतना कहकर वो रिसेप्शनिस्ट किसी को कॉल लगाने लगी। कॉल कटने के बाद उससे कहा कि ओनली 2 मिनट्स मैम, आप प्लीज़ बैठ जाइए। उस रिसेप्शनिस्ट ने आदर से कहा, नो थैंक्स। पूर्णिमा का लहजा इस बार थोड़ा नरम हुआ। कुछ सेकेंड ही बीते होंगे कि रोहन वहाँ लगभग दौड़ता हुआ आया। गुड मॉर्निंग मैम। उसने आते ही पूर्णिमा को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। वो मुझे उनसे मिलना था, पूर्णिमा ने आराम से कहा। आइए मैम, प्लीज इस तरफ। रोहन ने कहा तो पूर्णिमा उसके साथ चल पड़ी। अभ्यंक के केबिन की ओर जाते हुए रोहन ने उसके लिए पानी और कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। रोहन पूर्णिमा को लेकर एक केबिन के पास रुका, जिसके बाहर सुनहरे अक्षरों में अभ्यंक का नाम लिखा था। रोहन ने केबिन का दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उसने देखा चेयर खाली है और अभ्यंक यहाँ भी नहीं है। पूर्णिमा ने रोहन को देखा और बोली, कहाँ है मिस्टर ओबराय? वो एक्चुअली मैम, आज सर की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो वो इस वक्त उसी में बिजी हैं। ओह, कब तक चलेगी उनकी मीटिंग? डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, इसलिए टाइम का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ठीक है, तो मैं फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। नहीं हो सकता मैम, ये देखिए सर का फ़ोन यहीं रखा है। रोहन ने टेबल पर इशारा करते हुए कहा। पूर्णिमा अब थोड़ी उदास सी हो गई। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद उसने रोहन से कहा, एक नोटपैड और पेन मिलेगा क्या? यस मैम, श्योर। इतना कहकर उसने
ड्रॉर से एक नोटपैड और पेन पूर्णिमा को दे दिया। उसने नोटपैड खोला और उस पर कुछ लिखने लगी। लिखने के बाद उसने नोटपैड से वो पेज फाड़कर अलग किया जिस पर उसने कुछ लिखा था, और फिर उस कागज को फोल्ड करके उसने रोहन की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, अपने सर को दे देना। बहुत बिजी हो गए हैं आजकल, चलती हूँ। इतना कहते हुए उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे रोहन ने भी महसूस किया। वो उठकर तेज कदमों से वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद अभ्यंक अपने केबिन के बाथरूम से बाहर आया और चुपचाप आकर चेयर पर बैठ गया। सर, वो आपसे मिलना चाहती थी, साथ कोई इम्पोर्टेंट काम था, रोहन ने अभ्यंक से कहा। उनके सारे काम इम्पोर्टेंट ही होते हैं, सिवाय हमारे रिश्ते के। सर, आप यहीं थे, फिर भी क्यों मना किया उनसे मिलने से? कभी कभी नज़दीकियों को बढ़ाने के लिए दूरियों का सहारा लेना पड़ता है रोहन। मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसलिए अब तक जितने भी एफर्ट्स डालने थे मैंने डाले, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। प्यार तो उनके मन में भी है, पर वो प्यार कभी बाहर नहीं आता। अब उन्हें खुद अपने एहसासों को पहचानना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अब मैं उन्हें तब तक नहीं मिलूंगा जब तक वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आती, अभ्यंग ने कहा, फिर चुप हो गया। सर, ये लेटर मैम ने दिया था आपको देने के लिए। रोहन ने उसे वो नोट दिया जिसमें पूर्णिमा ने कुछ लिखा था। अभ्यंग ने वो लेटर लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। हेलो मिस्टर ओबराय, मैं बात तो आपसे मिलकर करना चाहती थी, पर आपने मौका नहीं दिया, इसलिए नोट छोड़ रही हूँ। आज रात 8 बजे की फ्लाइट से मैं यूएस जा रही हूँ, अगले 10 दिनों के लिए। आप ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, माँ को तो खुद देखभाल की ज़रूरत है, और घर पर एक अंशिका दी है, पर अब तो उनके भी पति आ गए हैं, इसलिए मैं अक्ष को पापा के पास छोड़कर जा रही हूँ। बाय। पूरा लेटर पढ़ने के बाद अभ्यंक का चेहरा उतर सा गया। कहाँ वो पूर्णिमा से दूरियां बढ़ाकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, और अब कहाँ पूर्णिमा ही उससे दूर जा रही थी, वो भी 10 दिनों के लिए। वो अब बेचैन सा हो गया। उसने अपनी टाई ढीली की और टेबल से पानी उठाकर पीने लगा। आप ठीक हैं सर? रोहन ने अभ्यंक से पूछा। हाँ ठीक हूँ। मीटिंग कितने बजे से है? अभ्यंक ने बात बदल दी। सर, 20 मिनट बाद। ठीक है, तुम तैयारी करो। इतना कहकर अभ्यंक लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। रात के 8 बजे स्वर्णा भवन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। कार की पैसेंजर सीट से कशिश बाहर निकली और घर के अंदर जाने लगी। तभी कार की ड्राइविंग सीट से कोई बाहर निकला और वो भी उसके पीछे चल दिया। कशिश को जब एहसास हुआ कि कोई उसके साथ ही उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो उसने पीछे पलटकर देखा और कहा, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? वो क्या है ना, तुम्हें मैंने घर तक ड्रॉप किया, पर तुमने मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहा, तो बस वही सुनने तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसके पीछे आते आधार ने कहा। व्हाट? कशिश ने अजीब सा शकल बनाकर उसे देखा। चलें अंदर? आधार ने अपना एक हाथ आगे की ओर करते हुए कहा। आप क्यों आएंगे मेरे घर? कशिश ने उसे घूरते हुए कहा। बड़ी सेल्फिश लड़की हो तुम। एक तो तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप किया, ऊपर से तुमने मुझे एक बार भी अंदर आने के लिए नहीं कहा, और जब मैं खुद आ रहा हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो। क्या तुम में कोई मैनर्स नहीं है? आधार ने भी उसे सुनाते हुए कहा। मैनर्स मुझ में नहीं है तो आप में कौन सा भरा पड़ा है जो बिन बुलाए किसी के यहाँ आने के लिए मरे जा रहे हैं? कशिश ने भी चिढ़कर कहा। चाचू, आधार कुछ कह पाता उससे पहले ही अक्ष दौड़ता हुआ आया और आधार से लिपट गया। उसके पीछे ही पंकज जी भी थे, जो मुस्कुराते हुए आधार और अक्ष को देख रहे थे। आधार ने अक्ष को गोद में उठाया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, कैसा है मेरा चैम्प? बिल्कुल ठीक। आधार अक्ष से बात कर रहा था, तभी पंकज जी भी उसके पास पहुंच गए। आधार ने उन्हें देखा तो अक्ष को अपनी गोद से नीचे उतारकर आगे बढ़ा और फिर झुककर पंकज जी के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, फिर हंसते हुए बोले, आखिर इसने जिद करके तुम्हें बुला ही लिया। जी, मेरा चैम्प चाचू को याद करे और वो ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? आधार ने भी हंसते हुए कहा। आइए अंदर चलिए, डिनर तैयार ही है, पंकज जी ने आधार से कहा। फिर कशिश की ओर देखते हुए बोले, कशिश जाओ फ्रेश हो लो, फिर आधार के लिए और हम सबके लिए डिनर लगाओ। इतना कहकर वो खुद अंदर की ओर चले गए। थैंक यू चाचू, आप मेरे बुलाने पर आ गए। अक्स फिर से उसकी गोद में चढ़ा, उसे लिपट कर बोला। वैसे तो मैं कुछ लोगों के बुलाने पर भी नहीं जाता, पर यहाँ तो मेरा चैम्प है, अगर तुम नहीं भी बुलाते तो भी मैं आ जाता। आधार ने तिरछी नज़र से कशिश को देखते हुए व्यंग किया।
सच्ची चाचू? अक्ष ने चहकते हुए पूछा। मुच्ची, आधार ने भी प्यार से उसके गाल को खींचते हुए कहा। कशिश? अंदर से पंकज जी की आवाज आई तो कशिश जैसे होश में आई, क्योंकि अब तक वो सब कुछ भूलकर गुस्से से लाल होकर सिर्फ आधार को घूरने में व्यस्त जो थी। पंकज जी की आवाज फिर से आई तो कशिश ने अभी आई कहा और चिढ़कर पैर पटकती हुई अंदर आ गई। सभी ने मिलकर डिनर किया। उसके बाद अक्ष की जिद करने पर आधार उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया। वापस आया तो उसके हाथ में और भी आइसक्रीम थे, जो पंकज जी और कशिश के लिए ही था। अक्ष ने वो आइसक्रीम कशिश को पकड़ाया तो उसने उसे फ्रिज में रख दिया। अब अक्ष उसके साथ वहीं ड्राइंग रूम में खेलने लगा और जिद करने लगा कि वो वहीं रुक जाए। पंकज जी ने भी कहा कि आज रात उसे वहीं रुक जाना चाहिए। वैसे भी रात के 11:30 हो चुके हैं। पंकज जी के ज़्यादा जोर देने के कारण वो उन्हें मना नहीं कर पाया। कशिश अपने कमरे में जा चुकी थी, इसलिए पंकज जी ने अक्ष से कहा कि उसे बता दे कि अक्ष के साथ आधार आज उसी के कमरे में सोएगा और वो आज के लिए दूसरे कमरे में चली जाए, और उस कमरे में एसी है तो आधार को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर पंकज जी अपने कमरे में चले गए। उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो वो कमरे में जाते ही सो गए। इधर अक्ष भी आधार की गोद में सो चुका था। अब तो आधार को अजीब लगने लगा। वो वहां पर अकेला रह गया। थोड़ी देर किसी के आने का इंतजार किया उसने, पर जब कोई नहीं आया तो वो अक्ष को गोद में लेकर कमरे में चला गया। कशिश, जो इस बात से अनजान थी कि आज अक्ष वहीं रुकने वाला है, वो स्ट्रीप वाली टॉप और शॉर्ट्स पहनकर पेट के बल लेटकर कानों में ईयरबड्स लगाए तेज आवाज में गाने लगाए मस्ती में अपना फोन चला रही थी। आधार जब कमरे में आया तो उसकी नज़र सीधा कशिश पर पड़ी। उसे इस तरह देखकर वो वहीं पर खड़ा रह गया। नज़र कुछ पल ठहरना चाहती थी, पर यह अधिकार उसका नहीं सोचकर उसने अपनी नजरें फेर ली। उसने 2-3 बार डोर पर नॉक किया, पर ईयरबड्स लगाए होने के कारण उसने सुना नहीं। अब आधार के पास कोई रास्ता नहीं था और उसे कशिश पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अक्ष को गोद में लिए सीधा अंदर गया और अक्ष को बिस्तर पर सुला दिया। अपने पास में किसी की मौजूदगी महसूस कर उसने गर्दन घुमाया तो नजर आधार पर पड़ी, जो अक्ष के सिर के नीचे तकिया लगाकर उसे अच्छे से सुला रहा था। आधार को अपने कमरे में देखकर वो चीख पड़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा? आधार ने बस इतना ही कहा, पर उसकी नजर अक्ष पर ही थी। आप मेरे कमरे में क्यों आए? आधार ने कुछ नहीं कहा और एसी का रिमोट उठाकर टेम्परेचर सेट करने लगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ, कशिश ने फिर से उसे घूरते हुए कहा, और मैं भी जो करने आया हूँ वो कर रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा है? एक तो आप मेरे कमरे में घुस आए, ऊपर से मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, तुमने जो भी पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आधार ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, दिख रहा है मुझे। मेरे बदले जवाब आप दीवार को जो दे रहे हैं। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस तरह देखूं? इस तरह का मतलब किस तरह? उसी तरह जिस तरह तुम इस वक्त हो। आधार ने जब कहा तो कशिश को ध्यान आया कि उसने इस समय क्या पहन रखा है, और इसी हालत में वो तब से आधार से बहस किए जा रही है। वो चुप थी। उसे अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने जल्दी से एक तकिया उठाया और अपने सीने से लगा लिया। आधार अब भी वहां खड़ा था, पर दूसरी ओर घूमकर। थोड़ी देर में आधार को कशिश की सिसकियों की आवाज आई। वो रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर आधार पलटा तो उसने देखा कशिश तकिए को खुद में सिमटी हुई बैठी अपनी नजरें झुकाए रो रही है। आधार उसके पास आया और उसने कहा, हे, तुम रो क्यों रही हो? आधार ने जैसे ही ये कहा उसका रोना और तेज हो गया। प्लीज डोंट क्राई। और मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम्हें रोना आए। आधार भी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था, क्योंकि इतनी रात गए कशिश के साथ एक कमरे में होना उसे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। देखो, तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारे मामा जी आकर मेरा बैंड बजा देंगे, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। आधार ने कहा तो उसने अपनी पलकों को उठाकर अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे घूरा। अरे बाप रे, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही तुम इनसे मुझे भस्म करने वाली हो। आधार ने कहा, थोड़ा डरने का नाटक करते हुए। कहा तो कशिश को उसे देखकर हंसी आ गई। आधार ने अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं जब कमरे में आया तो मेरी नज़र तुम पर जरूर पड़ी, पर उसी समय मैंने अपनी नज़र तुम पर से हटा ली। उसके बाद मैंने तुम्हारी ओर नहीं देखा, इसलिए तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसी ड्रेस तो आजकल लड़कियां पहनकर
सड़कों पर घूमती हैं, पर मैं जानता हूँ कि तुम उन सबसे अलग हो, एकदम अलग। अंकल ने मुझे आज यहीं रुकने के लिए कहा है। मैं बाहर ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, आने का मन करे तो आ जाना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। वहीं कशिश तो जैसे मुग्ध हो चुकी थी। आज पहली बार उसने आधार का ये बाला रूप देखा था, वरना ऑफिस में तो हमेशा ही अकड़ू बना घूमता रहता है। वो उठी और अपने लिए कपड़े निकाल वो बाथरूम में चली गई। वो जब कमरे से बाहर आई, अब उसने हाफ स्लीव की ढीली सी एक लाइट पिंक कलर की टी शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लैक कलर का लोअर। उसने अपनी नजरें घुमाई तो आधार उसे खिड़की के पास खड़ा दिखा, जो बाहर गार्डन की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था। कशिश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आधार को जब एहसास हुआ अपने पास किसी के होने का, तो उसने गर्दन घुमाकर एक नज़र उसे देखा, फिर वापस से अपनी नजरें गार्डन की ओर टिका दी। तुम्हारे घर का गार्डन बहुत खूबसूरत है, आधार ने कहा तो कशिश उसे देखने लगी। कितनी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है ना इन फूलों से। आधार ने जैसे उस खुशबू को अपनी सांसों में भरते हुए बोला। मैं घर जाने ही वाला था, पर अंकल ने कहा, और ऊपर से अक्ष भी बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं रुक गया। अभी 12:15 हो रहे हैं, ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं निकल जाता हूँ घर। आधार ने कशिश की ओर देखकर कहा। क्यों? कशिश के मुंह से अचानक ही निकला। बस ऐसे ही, सब सो गए हैं, तुम यहाँ अभी मेरे साथ बातें कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा। काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आपकी भाभी का मायका है ये, और आपके भैया का ससुराल। फिर किस बात के लिए आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं? मजे से रहिए, कशिश ने कहा तो आधार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो काफी हद तक उसे नॉर्मल लगी। इफ यू डोंट माइंड, तो हम गार्डन में चलें वॉक के लिए? चलिए, कशिश ने कहा तो दोनों बाहर गार्डन में आ गए। इधर अभयंक अपने कमरे में लेटा हुआ छत को घूर रहा था। इतने दिनों से इस कमरे में उसे पूर्णिमा के साथ की आदत पड़ गई थी, इसलिए आज उसे ये कमरा जैसे काटने को दौड़ रहा था। वो बेचैन सा उठकर बैठा और उठकर कमरे की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। आसमान में चांद चमक रहा था, पूर्णिमा की रात जो थी। उसने चांद को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, आपको क्या खुद की कमी का एहसास दिलाऊं? यहाँ तो यह रात भी आपकी है, आसमान भी आपका है, ये चांद भी आपका है, और मैं भी सिर्फ आपका हूँ। कहाँ जाऊँ? जो तुम याद ना हो। कैसे मुझे आपसे इतना इश्क हो गया? कब हो गया? समझ ही नहीं पाया। अब तो ऐसा लगता है आपको देखे बिना सांस लेना भी मुश्किल सा है। जिस तरह मुझे आपसे इश्क हुआ, क्या आपको उसका आधा भी मुझसे नहीं हुआ? क्या याद आती होगी आपको मेरी? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ और किससे पूछ रहा हूँ? जब पास होती है तब तो जवाब नहीं देती, अब क्या जवाब देंगी? आपके बिना जो बेचैनी हो रही है, कैसे कम करूँ उसे? मुझे इस तरह अपने इश्क में डुबाकर अच्छा नहीं किया आपने। अब आपको भी डूबना पड़ेगा मेरे इश्क में। करना होगा आपको भी मुझसे इश्क, बेइंतहा इश्क, जिस कदर मुझे आपसे है। इस तरह आज मैं तड़प रहा हूँ, उस तड़प को अब आप भी महसूस करेंगी। कोरा इश्क मुझको मिला, पर तुझको मिला, क्या वो खास नहीं? ये दूरियां जो दरमियान है हमारी, ये तब भी वही है जब तू पास नहीं। वो काफी देर तक यूं ही खड़ा चांद को निहारता रहा। नींद तो आंखों से अब भी कोसों दूर थी। इश्क में डूबे लोगों को राहत कहाँ मिलती है, वो भी तब जब महबूब नजरों से दूर हो। अभयंग ने अपना फोन लिया और उस पर सॉन्ग प्ले कर दिया। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाया, मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखिए मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। आप सच में बेरहम है पूर्णिमा, सच में। अभयंग ने इतना कहा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। इधर कशिश के घर पर वो और आधार काफी देर तक यूं ही टहलते रहे और एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते रहे। बातें करते करते उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब रात इतनी गहराई और कब रात के 2:30 बज गए। कशिश की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। झूले पर बैठकर बात करते करते कब उसका सिर आधार के कंधे पर आ टिका, उसे एहसास ही नहीं हुआ। कहीं आधार कशिश के साथ इस तरह बिताए लम्हे को जी रहा था, महसूस कर रहा था। कशिश का यूं इस तरह उसके साथ होना एक सुकून दे रहा था। नींद तो उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी, इसलिए उस चांदनी रात में जी भर वो बस उसका दीदार कर रहा था। प्रेम का कोई अंकुर यहाँ भी फूट रहा था। पूर्णिमा को गए 8 दिन हो चुके थे। वहां जाकर वो तो काम में व्यस्त हो गई, पर जब भी थोड़ा समय मिलता तो उसकी देवका जी
और अंशिका से बात हो जाती। उस बरसात वाली रात के बाद अभ्यंग से उसकी कोई बात नहीं हुई। ना अभ्यंग ने उसे कॉल किया और ना ही पूर्णिमा ने। पूर्णिमा का कई बार मन होता पर फोन हाथ में लेकर फिर वापस रख देती। उस रात अभ्यंग ने उसे जिस तरह अपने बेनता इश्क का इजहार किया था, उसके बाद बात करने की पहल करना उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल था। वो भी तब जब दूरियां इतनी हो। इधर तड़प तो अभ्यंग भी रहा था उसे देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए। पर इस बार वो पूर्णिमा की पहल का इंतजार कर रहा था। आजकल वो सुबह सुबह ही ऑफिस चला जाता। अब भी सुबह के 9 बज रहे थे जब अभ्यंग के पास रोहन आया। उसने उससे कहा, सर, बर्ड ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाने के लिए आपकी तैयारी हो चुकी है। मुझे कहीं नहीं जाना, अभ्यंग ने एक बार में ही अपना फैसला सुनाया। पर सर, रोहन ने कुछ कहना चाहा और अभ्यंग ने बीच में ही कहा, रोहन, कह दिया ना मैंने एक बार, अब कोई बात नहीं। ठीक है सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर एक बार ये देख लीजिए। इतना कहकर रोहन ने उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाया। अभ्यंग ने वो वीडियो देखने के बाद रोहन की ओर देखा तो उसने अभ्यंग को देखते हुए कहा, अब क्या कहेंगे सर। अभ्यंग अब क्या करने वाला था, यह बात रोहन समझ चुका था। अगले दिन यूएस में आज पूर्णिमा का यहाँ 9वां दिन था, यानी उसके काम का आखिरी दिन। आज दोपहर को फाइनल मीटिंग के बाद रात को एक अवार्ड फंक्शन और फिर पार्टी होनी है, और अगले दिन पूर्णिमा की वापसी की फ्लाइट है। मीटिंग वेन्यू के बाहर रिपोर्टिंग करते समय पूर्णिमा की नज़र कहीं जाकर अटक गई। उसके असिस्टेंट ने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर बात खत्म कर दी। पर पूर्णिमा की नजरें बार बार सोरी जा रही थीं। उसने अपना काम खत्म किया और अब वो होटल आ गई। होटल आते समय भी पूर्णिमा की नज़र दूसरी मंजिल की बालकनी पर जाकर अटक गई। फिर उसने खुद अपने ख्यालों को झटका और उठकर अपने कमरे की ओर आ गई। शाम के 4 बज रहे थे और 7 बजे उसे पार्टी के लिए जाना था, इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। अपने फ़ोन में 6 बजे का अलार्म लगाकर वो सो गई। थके होने के कारण उसे नींद आ गई। अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो वो उठकर तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में तैयार होकर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और पार्टी वेन्यू के लिए निकल गई। पार्टी जहाँ पर थी वो एक शानदार आलीशान पार्टी वेन्यू था, जहाँ आज दुनिया के एक से बढ़कर एक बड़े बिजनेसमैन अपने पार्टनर के साथ इस अवार्ड फंक्शन की पार्टी में शामिल होने वाले थे। पूर्णिमा जाना तो नहीं चाहती थी, पर यह भी उसके काम का एक हिस्सा था, तो उसे जाना ही था। आज पूर्णिमा ने अपने लिए एक मर्जेंटा कलर की साड़ी को चुना, बाल खुले रखे, कानों में बड़े से इयररिंग्स पहने और हाथ में कड़ा और एक हाथ में घड़ी, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी। पर यूएस में होने के बाद भी वो अपनी मांग में सिंदूर भरना नहीं भूली। विदेश में दुनिया भर के लोगों के सामने आज वो अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे अपनी कमाल की खूबसूरती के साथ तैयार थी। वो जब पार्टी वेन्यू पर पहुंची तो सबकी निगाहें बस उस पर टिक गईं। सभी उसे ही देख रहे थे, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने अपने असिस्टेंट से बात की, फिर वो उसके साथ एक और टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कहा, बहुत बोर फील हो रहा है मुझे। अगर आना जरूरी नहीं होता तो नहीं आते। अक्षु की बहुत याद आ रही है आज। तो बात कर लीजिए ना, असिस्टेंट ने कहा। नहीं, अब कल तो निकलना ही है। अब सीधे जाकर उसे सरप्राइज दूंगी, पूर्णिमा ने कहा। वो दोनों बैठे बातें कर ही रहे थे कि पूर्णिमा की नज़र किसी पर जाकर ठहर गई। उसने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई, फिर अपने असिस्टेंट की ओर देखकर बोली, मधुर, जरा उधर देखो। उसने एक और इशारा करते हुए कहा। क्या? असिस्टेंट ने पूछा। वो ब्लैक सूट में जो आदमी खड़ा है वो मिस्टर ओबराय की तरह लग रहा है ना? पूर्णिमा ने पूछा। असिस्टेंट ने उसकी ओर देखा और बोला, मैम, वो मिस्टर ओबराय जैसे नहीं, बल्कि वो सच में मिस्टर ओबराय ही हैं। असिस्टेंट ने कहा तो पूर्णिमा ने उसकी ओर देखा, जैसे एक बार फिर से उसके मुंह से सुनकर कंफर्म करना चाह रही हो। उसने जैसे ही कहा, मैम, सच में वही हैं, इतना सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उठी और उस ओर बढ़ गई। पूर्णिमा के कदम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे थे जहां वो खड़ा किसी के साथ बातों में मशगूल था। उसकी ओर बढ़ते बढ़ते उस आखिरी रात की हर बात, हर याद ताजा हो गई जो उस रात दोनों ने साथ बिताए थे। उसके कदम रुक गए उस तक पहुंचते पहुंचते। कैसे करेगी सामना उसका, यह सोच कर ही एक कपकपी सी दौड़ गई उसके शरीर में।
पराये देश में अपने किसी खास का मिल जाना वैसे ही खास होता है। आज तो यहाँ पूर्णिमा को ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में मीठे पानी का कोई दरिया मिल गया हो। वो बात करता हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक ही पूर्णिमा के मुंह से शब्द निकल पड़े। अभ्यंग जी। कानों में अपना नाम पड़ते ही उसके कदम रुक गए। वो नाम जो हमेशा से ही वो सुनना चाहता है, उसके मुंह से। अभ्यंग मुड़ा तो उसकी नज़र भी पूर्णिमा पर पड़ी। उसे झलक भर देखते ही उसे ऐसा लगा मानो इतने दिनों की धीमी हुई उसकी सांसें आज अपनी रफ्तार से चलने लगी हों। उस पार्टी वेन्यू पर गाना भी चल रहा था जो उन दोनों के दिल का हाल बयान कर रहा था। अभ्यंग तो यूं ही खड़ा बस उसे निहार रहा था और पूर्णिमा अपनी आंखों में आंसू लिए और होठों पर हंसी सजाए दौड़ पड़ी। मीलों की दूरी आज अभ्यंग ने दूर कर दी और अब जो कुछ कदमों की दूरी थी उसे पूर्णिमा मिटाती हुई सीधे अभ्यंग के सीने से जा लगी। दोनों एक दूसरे के गले लगे खड़े थे कि पार्टी में आए उनके पहचान के कुछ लोग उनसे मिलने आए। फिर तो मजबूरन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। दुनिया भर से आए बिजनेस वर्ल्ड के लोगों से अभ्यंग ने पूर्णिमा को अपनी पत्नी के तौर पर मिलवाया। कुछ देर बाद अवार्ड फंक्शन शुरू हुआ तो अभ्यंग को भारत की ओर से व्यापार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द एशियन कंट्री का खिताब मिला। अभ्यंग ने पूर्णिमा के साथ जाकर उस अवार्ड को एक्सेप्ट किया। लोगों से मिलते जुलते और डिनर करते हुए काफ़ी देर हो गई। इस बीच दोनों को एक दूसरे से बात करने का कुछ खास मौका नहीं मिला। रात के 12 बजने को थे। अभ्यंग ने पूर्णिमा से कहा, अब हमें चलना चाहिए। तो उसने उसकी बात पर हामी भरी और फिर थोड़ी देर में वो दोनों होटल के लिए निकल गए। अब दोनों होटल आए तो पूर्णिमा को पता चला कि अभ्यंग भी उसी होटल में रुका है जहाँ वो रुकी है। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई। होटल के कैंपस में बने गार्डन को देखकर पूर्णिमा ने अभ्यंग से कहा, थोड़ी देर वहाँ चलकर बैठें? नहीं, रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं आज सुबह ही आया। ऊपर से आते ही सीधा मीटिंग, फिर पार्टी, फिर अवार्ड फंक्शन। बहुत थकान हो रही है तो आराम करना चाहता हूँ फिलहाल। अभ्यंग ने उसे मना करते हुए कहा। होटल के कॉरिडोर में आते ही अभ्यंग ने पूर्णिमा से पूछा, आपका कमरा कौन सा है? 6502। पूर्णिमा ने बस इतना ही कहा। हालांकि उसकी इच्छा अभ्यंग के रूम नंबर जानने की थी, पर वो पूछ नहीं पाई। अभ्यंग ने उसे उसके कमरे के पास छोड़ा और वहां से जाने लगा। तभी पूर्णिमा ने कहा, सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में जा रहा हूँ। कहाँ है आपका कमरा? पूर्णिमा ने धीरे से पूछा। 5th फ्लोर पर। 5th फ्लोर पर? पूर्णिमा ने कुछ सोचते हुए कहा, आज आप यहीं सो जाइए। पूर्णिमा ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा। उसकी बात पर अभ्यंग उसे कुछ बोल भी नहीं पाया, पर चुपचाप कमरे में आ गया। पूर्णिमा ने उसे काउच पर बैठने को कहा तो बिना किसी सवाल जवाब के वो जाकर बैठ गया। बातें करने को तो बहुत थी, पर शुरुआत करने का साहस दोनों में से किसी को नहीं था। जब प्रेम अत्यधिक होता है तो उम्मीदें बढ़ती हैं, और जब उम्मीदें जुड़ती हैं तो शिकायतें होना तो लाजमी है। उन्हीं शिकायतों के चलते अभ्यंग ने पूर्णिमा से दूरी बनाई। वो उसे अपने प्रेम से परिचित करवाना चाहता था, पर खुद की प्लानिंग और सोच से क्या होता है। उनके लिए तो भगवान ने कुछ और सोचा था। तभी तो पूर्णिमा ठीक उसी समय यूएस आ गई। आप चेंज कर, इतना कहते कहते वो रुकी, क्योंकि उसे याद आया कि अभ्यंग के कपड़े तो यहाँ है नहीं। फिर वो चेंज कैसे करेगा? इतना याद आते ही वो चुप हो गई। लेकिन अभ्यंग समझ गया कि पूर्णिमा क्या कहना चाहती है। अभ्यंग ने कुछ कहा नहीं, पर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल लगाया और बात करते हुए बालकनी में आ गया। पूर्णिमा ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। पूर्णिमा बाथरूम में ही थी कि किसी ने कमरे का डोर नॉक किया। अभ्यंग ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग था। अभ्यंग ने उसे बैग लिया और उसे थैंक्स बोलकर कमरे में आ गया। पूर्णिमा बाथरूम से चेंज करके आई तो अभ्यंग बैग से अपने लिए कपड़े निकाल रहा था। पूर्णिमा उसके पास गई और उससे पूछा, यह बैग अभी अपने कमरे से मंगवाया? अभ्यंग ने कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, तब तक मैं मस्त अदरक वाली कड़क चाय बनाती हूँ। चाय यहाँ अभी? अभ्यंग ने पूछा। हाँ, स्मॉल किचन तो है ना? वो तो पता है, पर चाय का सामान? वो तो मैंने लेकर रखा है ना। चाय के बिना तो मैं नहीं रह सकती। पूर्णिमा ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। बदले में अभ्यंग ने हल्की स्माइल दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।